हाँ जी, तो पिछली बार हमने बात की थी वास्तु की, ठीक है। जो थोड़े से डाउट्स हैं मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब एक हम लेते हैं वास्तु, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जो कहे आओ बसो, ठीक है। अब इसके साथ जो दूसरी कॉमन चीज चलती है वो है ये, जो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फंग शुई, और हम इसको इंडिया में कहते हैं फेंग शुई, पंजाबी में कहते हैं फेंग शुई। तो यही नाम यूज करेंगे जो इसका इंडियनाइज्ड वर्जन है। अब ये क्या चीज है? वास्तु तो हमने देख लिया कि जगह कैसे पसंद करनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, डायरेक्शंस कैसी रखनी है, पहले पूजा कौन सी करनी है, ताकि वहाँ पे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो शांति से रह सकें, चाहे वो हमारे देवताओं के विग्रह हों, चाहे इंसान हो, चाहे हमारे पालतू जीव जंतु। फेंग शुई क्या है? ये है एयर एंड वाटर। ये जो फिलॉसफी है ये चाइनीज या तिब्बतियन फिलॉसफी है। निकली कहाँ से ये? जैसे ये निकला वास से। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है कान्यू, हेवन एंड अर्थ। ये जो कैलकुलेशंस की जाती थी, काहे के लिए की जाती थी? टॉम्ब्स के लिए, मकबरे, राजाओं के मकबरे, कब्रें बनाने के लिए, कि कहीं पे इंसान शांति से रह सके मरने के बाद। जैसे पिरामिड्स थे, जो इजिप्ट के फरो थे, उन्होंने कहा हम पिरामिड बनवाएंगे, और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें बॉडीज प्रोटेक्टेड रहती हैं बड़ी देर तक, ठीक है। वो उसका एक साइंटिफिक एंगल है। तो पिरामिड्स तो जो है ये कोई ऐसा हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है कि कोई फरो जो है, जो मिस्र के राजा थे, वो मतलब कि अगर पिरामिड्स में कहते हैं कि बहुत देर तक एनर्जी प्रिजर्व रहती है या बहुत देर तक कोई चीज़ प्रिजर्व रहती है, तो राजा कहते मैं मरने के बाद क्यों प्रिजर्व हूँ, मैं जिंदा जिंदा भी ज़्यादा देर जी लूँ। तो किसी राजा ने पिरामिड शेप वाला महल नहीं बनाया। पिरामिड्स डेड को प्रिजर्व करने के लिए थे। कम से कम मिस्र वालों ने यह सोचा, कोई ऐसा हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है कि लिविंग बीइंग्स के लिए पिरामिड यूजफुल हैं। हाँ, ये कहते हैं कि कुछ साउथ में हमारे इंडिया में कुछ चोला किंग्स ने टेम्पल्स बनवाए थे, उनकी जो टॉप्स हैं वो पिरामिड शेप, टॉप पिरामिड शेप है। पर जैसे हम ऐसे लेते हैं पिरामिड, ठीक है ना, तो वो जो टेम्पल बने हैं उनके नीचे ये भी बना हुआ है। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली पिरामिड, जो आजकल हम वास्तु में भी, पायरा वास्तु में लोग लगवाते हैं बहुत सारे, तो ये वाली चीज़ नहीं है। और ये आगे भी और टेम्पल्स में रेप्लिकेट नहीं हुई, ठीक है। पिरामिड्स का रेफरेंस ये है। तो पिरामिड्स और फेंग शुई ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हुए? जो लोग अब जिंदा नहीं हैं वो शांति से कैसे रहें। वास्तु कहाँ से, क्या सोच के किया गया, बनाया गया रूल्स कि जो जिंदा हैं वो शांति से कैसे रहें।
ये डिफरेंस है मेन। अब 2 AD सेकेंड सेंचुरी में एक बुक लिखी गई जिससे कहते हैं कि आगे फेंगशुई डेवलप हुई, बुक ऑफ ब्यूरियल, दफनाने की कला की किताब। ये अभी बुक एज सच कहते हैं नहीं है, पर इसमें से आगे जो चाइनीज लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर डेड शांति से रह सकते हैं तो इनको जिंदा लोगों पे भी लगा के देखते हैं रूल्स। तो उसमें ये जो कान यू है ये फेंगशुई में डेवलप हुई, 1700-1800 साल हो गए उनको ये रूल्स बनाते हुए कि इसको लिविंग बीइंग्स के लिए कैसे यूज किया जाए। अब फेंगशुई जो है, जैसे हमने वास्तु में 5 एलिमेंट्स लिए, इसमें भी 5 एलिमेंट है। पुराने लोगों की सोच वो वही सब पंचभूत से बने हैं, सबकी पंचभूत की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। फेंगशुई में हम क्या लेते हैं, एयर है, वाटर है, फायर है, मेटल है और वुड है। वुड को ये ऑलमोस्ट आप कह लो एयर, वाटर, फायर, मेटल, इसको ये स्पेस लेते हैं, स्पेस के साथ आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। एयर, वाटर, फायर ऐसे ही है, तो बाकी वुड क्या बचा, ये तीनों कॉमन है। अब इस इनके क्या है, रिलेशनशिप्स हैं आगे, तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का इनका साइकिल चलता है। ये इस पे बेस्ड है। फिर इसमें एक और चीज यूज होती है, बगुआ। एक्चुअली इट इज बगुआ। 9 एरियाज, ये लाइफ के 9 एरिया लेते हैं। और आसान से तरीके से इनको डिफाइन कर देते हैं। ऊपर रखते हैं साउथ, नीचे आया नॉर्थ। साउथ को ये कहते हैं फेम, इंसान के लिए जरूरी है, हर एक बंदा चाहता है कि मैं मशहूर हूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। जो सब चीज को सबसे पहले आप कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। साउथ वेस्ट ये लव का कॉर्नर गिनते हैं। वेस्ट को ये कहते हैं क्रिएटिविटी है या चिल्ड्रन का कॉर्नर है। नॉर्थ वेस्ट जो लोग आपको सपोर्ट करें,
नॉर्थ ईस्ट करियर, नॉर्थ ईस्ट हम लोगों की तरह ये नॉलेज का कॉर्नर गिनते हैं, ईस्ट को हेल्थ गिनते हैं और साउथ ईस्ट को वेल्थ गिनते हैं। आपके घर की ओरिएंटेशन किसी भी साइड पे हो, कैसे भी हो, कैसा भी बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा, जिधर मर्जी स्लोप हो, ये जो साउथ है इसको अलाइन करते हैं डोर के साथ। जो भी आपकी मेन डोर है उसके साथ अलाइन करके कि आपका डोर इधर है, डोर से आगे ये है। और जैसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान खाली है, जैसे ये भी कहते हैं कि स्पेस, सेंट्रल स्पेस जो है ये वेकेंट होना चाहिए, यहाँ से एनर्जी का फ्लो बनता है। यहीं पे नहीं खत्म होती फेंग शुई, जो क्लासिकल फेंग शुई है उसमें भी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का इनपुट है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? 12 ज़ोडिएक साइंस, उनके अपने 12 साइंस है। ज़ोडिएक जैसे हमने पिछली बारी बात की थी, सर्कल ऑफ एनिमल्स, तो ये सारे 12 एनिमल्स हैं, वो एनिमल ट्रेट्स के साथ इसको करते हैं। और 12 साल ये 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, एक एलिमेंट, उसके बाद एयर के बाद वाटर, ऐसे चलते हैं। तो 5 एलिमेंट्स। तो मान लीजिए कोई कहे किसी का साइन जो है वो फायर हॉर्स है, तो कितने साल बाद यह रिपीट होगा? 60 साल बाद। ये नहीं है कि 12 साल बाद फिर से हॉर्स आ जाएगा, पर वो जो हॉर्स का जो आगे एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा, ट्रेड्स उसके हॉर्स के होंगे, शायद वो वाटर हॉर्स होगा, शायद वो एयर हॉर्स होगा, शायद वो मेटल हॉर्स होगा, ऐसे चलता है। ये भी इनका एक क्रॉस चेक है। तो कौन सा साल चल रहा है, आपका साइन क्या है, ठीक है ना। ये तो जो उनका भी हर साल साइन बदलता है। अब जैसे ये ईयर ऑफ रैट है, ठीक है, 1970 वाज ईयर ऑफ डॉग, 1966 वाज ईयर ऑफ हॉर्स, तो 1970 वाज मेटल डॉग, तो कौन सा ईयर चल रहा है उसका और ये एनिमल का क्या रिलेशन है, इसके हिसाब से देखते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। अब ये मेटल है, ठीक है, तो मेटल को कौन सी चीज़ फीड करती है? अगर वो वाला एलिमेंट आ गया साल का तो अच्छा है, अगर उसको डिस्ट्रॉय करती है तो बुरा है। उसके हिसाब से आपकी प्लेसमेंट्स जो हैं, जो हम कहते हैं हमने विंड चाइम लगा ली नॉर्थ वेस्ट में, बहुत अच्छी होती है। मुझे 7-8 साल पहले ये सिखाया गया था कि हर साल जो आर्टिफैक्ट्स की प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो ट्रेडिशनल फेंग शुई में ये उन्होंने एक क्रॉस चेक लगाया 1700-1800 साल करके कि एनर्जी को बैलेंस कैसे रखना है किसी इंसान के लिए। अभी आजकल आ गया है, जैसे हम अपने ज्योतिष में भी देखते हैं कि चीज़ें बहुत डिटेल में हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनकी सब डिविजन्स हैं।
इतनी कैलकुलेशन कौन करे? तो कुछ एक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया, उनके पास, और यह कहा जाता है कि उनको कोई डिवाइन नॉलेज मिली, ठीक है ना। पर वो डिवाइन नॉलेज सभी नहीं लगा सकते, उनको उस नॉलेज का लॉजिक पता था। फॉर एग्जाम्पल, लाल किताब है, पंडित रूपलाल जोशी ने जितनी देर इनको प्रैक्टिस किया, उन्होंने किसी से पैसे ही नहीं चार्ज किए, उन्होंने इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया कि मुझे एक डिवाइन नॉलेज मिली है। उस समय के हिसाब से तांबे का सिक्का बहा दो, सस्ता होता था, सुरमा दबा दो, मिट्टी की गोलियां बहा दो, बड़े कॉस्ट इफेक्टिव उनकी रेमेडीज थी। पर इसका जो लॉजिक है वो सबको नहीं समझ आता। ये नहीं है कि आप किताब उठाओ और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू करो, इसमें भी बड़े डीप एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। आप कहो जी केतु बच्चों के साथ कैसे रिलेटेड है? केतु का तो कोई बच्चों के साथ लेना देना नहीं है। वैदिक ज्योतिष कहता है जुपिटर बच्चों का कारक है, ये कहते हैं केतु खराब हो तो बच्चे नहीं होते। इसका लॉजिक है, आप अगर वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको ये लॉजिक उसमें से मिल जाएगा। ऐसे ही फेंगशुई को भी सिंपलीफाई किया है, वो उसको कहते हैं ब्लैक स्कूल ऑफ फेंगशुई, जिसमें कुछ बुद्धिस्ट तांत्रिक आइटम्स हैं, कुछ प्लेसमेंट्स हैं कि बस ये यहाँ पे रख दिया, बस ये रख दिया। तो ये फेंगशुई की बेसिक डिटेल है। कहाँ से शुरू हुई, क्या डेवलप हुई, आज की डेट में क्या चल रही है। अब एक वाइट क्रॉस भी है फेंगशुई, अमेरिका में ये ब्लैक स्कूल ऑफ फेंगशुई चलता है, वाइट क्रॉस भी चलता है। तो जो भी बंदा आपके लिए कर रहा है उसको पता होगा कि वो कौन से स्कूल को फॉलो कर रहा है, राइट। ये फेंगशुई हो गई।